The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. जीआरटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हमने लास्ट डे आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करके भेजा था। यह नोट्स पीडीएफ में बनाया गया है, हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है, काफी इजी है, काफी सरल है आप लोगों को समझने के लिए। उम्मीद है आप लोग उस नोट से पढ़ाई कर रहे होंगे और अब हम लोग उसी नोट्स के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो कंप्यूटर का हिस्ट्री का है, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर में कब कौन से उपकरण को बनाया गया, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, सबसे पहले कौन सा उपकरण बनाया गया, फिर उसके बाद सेकंड कौन सा उपकरण आया, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो नोट्स आप लोगों के साथ दिया गया है, आप उस नोट से पढ़ेंगे और उसी नोट से हम लोग बताएंगे। थोड़ा सा पढ़ाने का वे आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये नोट्स पूरा कंप्लीट नोट्स है। इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, इसका आर्किटेक्चर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, मेमोरी है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है। और यह नोट्स ट्रिपल सी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप बीसीए, डीएफए या कोई भी छोटे बड़े कंप्यूटर के कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस नोट से आराम से आप लोग पढ़ाई करिए, फिर उसमें जो चीज नहीं समझ आ रही उसको आप पूछें। तो अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आप लोग देखेंगे पेज नंबर ये 3 पर है। 3 नंबर पेज पर आप लोगों को कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में चीजें हैं और ये चीज आप यहां से देखिए। ठीक, नोट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा और इसी नोट से हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है बहुत पुराना है और कंप्यूटर के इतिहास में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कंप्यूटर को बना दिया गया। कंप्यूटर का आविष्कार करते समय बहुत सारे छोटे छोटे पहले उपकरण बने, फिर धीरे धीरे उन पे इम्प्रूवमेंट हुआ, तब आज के समय का मॉडर्न कंप्यूटर आप लोगों को दिखाई देता है। तो ये कंप्यूटर के आविष्कार के क्रम में सबसे पहला जो उपकरण है हम लोगों का वो है अबेकस। ठीक, अब अबेकस से क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि इसका आविष्कार कब हुआ था। तो ये 16वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। सबसे फर्स्ट चीज, अबेकस जो है हमारा 16वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया उपकरण है। इसका आविष्कारक कौन है, इसका आविष्कारक ली काई चेन है। कहाँ के हैं, ये चीन के वैज्ञानिक थे। ठीक, और ये सबसे पहला सरल यंत्र है, यानी एक सिंपल मशीन बनाई गई और इस मशीन से आप जो है गणना का काम करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो है या बचपन में हो सकता है आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया हो, इस तरह जो है एक लकड़ी का पहले आता था और यहाँ पे तार लगे होते थे, इस तरीके से ढेर सारे तार लगे होते थे और इन तार में मोतियां लगी होती थी। इन मोतियों से बच्चे गिनती सीखते थे, 1 2 3 4 ये सारी चीज सीखते थे। तो वही अबेकस है। तो सबसे पहला सरल यंत्र ये बनाया गया जिसका इस्तेमाल किया जाता था गणना के कार्य में। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। ठीक, तो लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके चारों तरफ एक फ्रेम लगा होता था। 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। इसमें गोलाकार मोतियां होती थी और इन मोतियों के द्वारा ही हम कैलकुलेशन का वर्क करते थे। इन मोतियों के द्वारा ही हम सारे कैलकुलेशन का वर्क करते थे। देखो अब यहाँ पर एक शब्द आया हॉरिजेंटल, क्षैतिज। तो दो तरह के डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। अगर कोई भी लाइन इस तरीके से खींची जा रही है तो ये क्षैतिज हो गई, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। और अगर कोई लाइन इस तरीके से खींची जा रही है तो ये जो हो गई ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं वर्टिकल। तो क्षैतिज का मतलब ये डायरेक्शन हमारी क्षैतिज है जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ये हमारा वर्टिकल। ठीक, इसका उपयोग कहां पर होता था, इसका उपयोग जोड़ने और घटाने के काम में किया जाता था।
और बाद में इसका प्रयोग इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया गया और वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कंप्यूटर के आविष्कार में सबसे पहला उपकरण बनाया गया अबेकस। कब बनाया गया? 16वीं शताब्दी में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ली काई चेन के द्वारा बनाया गया। ये चीन के एक वैज्ञानिक थे। ये सबसे पहला सरल यंत्र था जो लकड़ी के आयताकार ढांचे में होता था और इसमें तारों का एक पूरा फ्रेम लगा होता था और 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा ही गणना की जाती थी। इसका इस्तेमाल जोड़ने और घटाने के प्रयोग में किया जाता, साथ में वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये हो गया सबसे फर्स्ट उपकरण अबेकस के बारे में जानकारी। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोगों को जो लगे कि ये चीजें नोट करनी चाहिए उन्हें अपना नोट भी करते जाइए। वैसे पीडीएफ फाइलें आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी हैं, आप उससे पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो जो नोट्स आप लोगों के पास है सेम उसी नोट से पढ़ाया जा रहा है, जिससे चीजों को आपको बार बार नोट ना करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज के समय आप कंसंट्रेट हो क्लास में, आपको कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। पूरी क्लास को ध्यान से सुनिए, सब कुछ लिखा लिखा है नोट्स आपके पास है। फिर उसमें से जो चीज आपको लगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, या जो मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, उसको एक अलग अपने कॉपी पर नोट करते जाएं, तो वो आपका शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जो एग्जामिनेशन के दौरान आपकी हेल्प होगी। जैसे मान लीजिए ट्रिपल सी का एग्जाम के लिए फॉर्म आपने ऑनलाइन कर दिया, 2 दिन बाद परीक्षा है, तो लास्ट 2 डेज में उन चीजों से पढ़ने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो कंप्यूटर के आविष्कार में जो दूसरा उपकरण है वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार जो है एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, उन्होंने किया था। 1617 ईस्वी में किया था। इसमें होता क्या था, यह जानवरों की हड्डियों की बनी एक आयताकार पट्टी होती थी और इसमें 10 आयताकार पट्टियों में से 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे जाते थे और वो पहाड़े इस प्रकार होते थे कि एक पट्टी की दहाई का अंक दूसरी पट्टी की इकाई के अंक के पास आ जाता था, जिससे हमको गुणा करना काफी आसान हो जाता था। गणना के लिए प्रयोग में होने वाली प्रौद्योगिकी को रैप्डोलियो कहा जाता था, राब्डोलोगिया सॉरी राब्डोलोगिया कहा जाता था। यह एक टेक्नोलॉजी थी जिसके आधार पर यह काम होता था। इसका मेन यूज क्या होता था, यह गुणा अत्यंत शीघ्रता से कर लेता था, यानी बहुत ही तेजी से यह मल्टीप्लिकेशन का काम करता था और गणनात्मक परिणामों को ग्राफिकल संरचना के द्वारा दर्शाया भी जाता था। इससे जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता था। तो दूसरा जो उपकरण है इसमें अब क्वेश्चंस इतने डेप्थली नहीं आते हैं, उसका किस टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं कि नेपियर बोन्स किस लिए बनाया गया, तो मेन इसका उद्देश्य क्या था, गुणा करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। कब बनाया गया, 1617 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया। जॉन नेपियर कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई, यहाँ पर ये दी गई। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये 2 उपकरण के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अबेकस और नेपियर जोन। चलिए अब अगले उपकरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली जो मशीन बनाई गई वो है स्लाइड रूल। इस विकास के क्रम में जो तीसरी मशीन थी वो थी हमारी स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या है उसके बारे में समझते हैं। स्लाइड रूल को बनाया गया विलियम वैज्ञानिक के द्वारा, जो एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और यह जो है 1620 ईस्वी में बनाया गया। इनका पूरा नाम था विलियम आर्ट्रेड, जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने स्लाइड रूल का आविष्कार किया। इसमें 2 प्रकार की पट्टियां लगी होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरका कर लघुगणक की क्रिया संपन्न की जाती है। लघुगणक का मतलब लॉगरिथम, ठीक है, उसका निकालने का काम किया जाता था। लघुगणक के लिए बनाया, जिसमें वर्गमूल वगैरह ये सारी चीजें निकाली जाती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होते थे। जैसे आप लोग बचपन में मैथ पढ़े होंगे तो वहां पर वर्गमूल वगैरह निकाले होंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप उसको लिखते थे कि 3 के ऊपर अगर 3 लिख दिया जाए तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, 9 आएगा, इस तरीके। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बना रखा है, रुकिए मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता जाऊं, जिससे आपको समझने में थोड़ी बहुत आसानी होगी।
तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप थोड़ा सा आपको इजी लगेगा देखना। तो हिस्ट्री का है। देखिए ध्यान से, जो सबसे पहले हमने अबेकस देखा था ना, वो अबेकस कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। याद आया बचपन में इस तरीके के खिलौने हो सकता है आप लोगों को मिले हों, कैलकुलेशन के लिए छोटे छोटे होते थे। ये अबेकस है हमारा, ठीक, जो 16वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया। इसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता था। बहुत ही सिंपल सी मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसका इस्तेमाल जोड़ घटाने के लिए किया जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल जो स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए भी किया जाने लगा। तो ये अबेकस कहलाई। अच्छा, शायद वो जो है वो उपकरण हमने नहीं स्लाइड में रखा है। अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो स्लाइड रूल के बाद जो नेक्स्ट उपकरण है वो हम लोग का है पास्कलाइन। तो स्लाइड रूल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? स्लाइड रूल में सबसे पहली चीज, स्लाइड रूल को कब बनाया गया? 1620 में। किसके द्वारा बनाया गया? विलियम ऑर्ट्रेड के द्वारा। ठीक, इससे क्या काम होता था? यह लघुगणक निकालने की विधि होती थी। ठीक, ये चीज यानी लॉगरिथम। ये तीन चीज इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला चीज है, अगला जो उपकरण है वो है पास्कलाइन उपकरण। पास्कलाइन को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने पास्कलाइन को 1642 ईस्वी में बनाया। और यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, यानी जोड़ने का काम करता था, लेकिन यह जो मशीन थी वह मैकेनिकल होती थी। मैकेनिकल का मतलब होते हैं जिसमें पार्ट पुर्जे लगे हों, कुछ सॉफ्ट लगे हों, कुछ गियर्स लगे हों, और उनको हाथ से मैनुअली चलाने की जरूरत पड़ती है। वो सारे मैकेनिकल उपकरण होते हैं। यह मशीन ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर काम करती थी। जिस तरह घड़ी चलती थी उसी तरह उसी सिद्धांत पे इस मशीन को भी बनाया गया था। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन में घुमाने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते थे। कुछ पुराने चक्र होते थे, और जैसे पहले के टेलीफोन में डायल करने के लिए होता था ना कि आप इस तरह इसको घुमाएं, बहुत पुराने मूवियों में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें तो अब दुर्लभ हो गई हैं। तो वहां आपको बटन दबा के डायल नहीं होता था, वहां आपको इस तरह से एक चक्र होता था, उसको घुमाना पड़ता था। तो जो चक्र आप घुमाते थे उसका वो थोड़ा इससे मिलता जुलता था, इसलिए इसको जो है हम एडिंग मशीन भी कहते थे। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जोड़ना और घटाना। इससे तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, पास्कलाइन कब बनाया गया? 1642 में। किसके द्वारा बनाया गया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी थी? तो आपको आंसर देना है यह पास्कलाइन मशीन थी। इससे क्या क्या काम हो सकता था? इससे जोड़ने और घटाने का काम। ठीक, तो यह इससे 3-4 पॉसिबल क्वेश्चन है कि कब बनाया गया, किसने बनाया, इससे क्या वर्क हो सकता था, या थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप घुमा दिया जाए कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है, तो आप यहां से उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला उपकरण है हम लोग का लाइबनीज का यांत्रिकी कैलकुलेटर, यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लाइबनीज। लाइबनीज का यांत्रिकी कैलकुलेटर क्या बताता है? देखिए, इस मशीन को लाइबनीज की रैंकिंग मशीन भी बोलते हैं, रैंकिंग मशीन भी बोलते हैं। कब बनाया गया? ये 1671 ईस्वी में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? लाइबनीज वैज्ञानिक के द्वारा। इनका पूरा नाम गॉटफ्रेड वार्न लाइबनीज था, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1671 ईस्वी में लाइबनीज का यांत्रिकी कैलकुलेटर बनाया। इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लाइबनीज भी कहा जाता था। इससे जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा और भाग किया जाता था। इसके पहले के जो उपकरण थे, जो अभी हमने देखा पास्कलाइन में, इसमें सिर्फ जोड़ने और घटाने की क्रिया थी। अब इन्होंने जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया इसमें, और अब जोड़ घटाने के साथ गुणा और भाग भी कर सकते थे इस मशीन में। इसका प्रयोग कहां फिर बाद में हुआ? इसका प्रयोग कार और स्कूटर में स्पीडोमीटर में प्रयोग किया था। स्पीड को मेजर करने वाला जो उपकरण होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं।
आप लोग देखते हैं कार में जो है या स्कूटर में देखिए, मोटरसाइकिल में देखिए तो एक स्पीडोमीटर होता है, यानी इस तरीके का कुछ उपकरण होता है और वहां पर सुई बनी होती है जो ये बताता है कि आपका जो है गाड़ी कितनी स्पीड से चल रहा है। तो यह जो है कहलाएगा लाइबनिज का यांत्रिकी कैलकुलेटर। यह 1671 ईस्वी में बनाया गया और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था गॉटफ्रेड वान लाइबनिज। इसे लाइबनिज की रैंकिंग मशीन भी कहा जाता है। तो ये तीन चीज आपको समझ में आ गई कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं कि रैंकिंग मशीन क्या है। तो सेम वही है जो लाइबनिज का यांत्रिकी कैलकुलेटर, उसी का नाम जो है रैंकिंग मशीन भी है। कब बनाया गया? 1671 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? गॉटफ्रेड वान लाइबनिज के द्वारा बनाया गया। इससे क्या क्या काम हो सकते थे? इसके साथ जोड़, घटाना, गुणा और भाग के काम होते थे। इसका प्रयोग कहां पर होता है? इसका प्रयोग कंप्यूटर की स्पीडोमीटर में किया जाता है। अब क्लियर हुआ? अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो उपकरण है वो हम लोगों का है जैकार्ड लूम। देखो, लूम शब्द का मतलब होता है बुनाई वाली मशीन, और इसको जैकार्ड वैज्ञानिक ने बनाया, इसलिए इसका नाम रखा गया जैकार्ड लूम। यानी एक ऐसी मशीन जो कपड़ों की बुनाई में उस समय इस्तेमाल होती थी, वह हमारी कहलाती थी जैकार्ड लूम मशीन। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जोसेफ मैरी जैकार्ड। 1801 ईस्वी में इन्होंने, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने उपकरण बनाया जैकार्ड लूम। यह एक बुनाई मशीन है जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्रों वाले कार्डों का इस्तेमाल किया जाता था और इन कार्डों को हम लोग बोलते थे पंच कार्ड। और इस मशीन की सबसे खास बात यही थी पंच कार्ड का इस्तेमाल। और आज के समय में जो मेमोरी हम लोगों के कंप्यूटर में लगी होती है ना, इसी पंच कार्ड के पैटर्न पर ही बनाई गई है। पंच कार्ड को ध्यान में रखते हुए उसी से कंसेप्ट लिए गए हैं इस मेमोरी को बनाने के लिए। तो यह मशीन काफी यूजफुल थी। कब बनाई गई? 1801 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाई गई? जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा बनाई गई। मशीन का नाम था जैकार्ड्स लूम। इसका इस्तेमाल बुनाई मशीन में किया जाता था, कपड़ों की अलग अलग डिजाइनिंग में। इसका प्रयोग कहां होता था? इसका प्रयोग पहले होता था टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। अब तो इससे भी काफी इंप्रूवमेंट उपकरण आ गए, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज होती थी, जहां पर कपड़े बनाए जाते थे, कपड़ों की डिजाइनिंग की जाती थी, वहां पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट जो उपकरण है वो है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स बैबेज। जी हाँ, ये वही चार्ल्स बैबेज हैं जो जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन नाम का एक उपकरण बनाया। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते हैं। यह मशीन भाप से चलती थी। सॉफ्ट और गियर का मतलब होता है, एक दिन मैंने आपको हार्ड डिस्क पढ़ाते समय सॉफ्ट दिखाया था, सॉफ्ट कैसे होता है। सॉफ्ट और गियर आपके साइकिल में होते हैं, आप साइकिल को समझ सकते हैं। साइकिल में जो छोटे छोटे गियर हैं, ठीक, वो एक प्रकार के गियर हो गए। सॉफ्ट का मतलब एक धुर्रा जिसके ऊपर पहिया नाचता है, वो सॉफ्ट। तो इस तरीके से चलते थे। लेकिन ये मशीन जो चलती थी भाप से चलती थी, स्ट्रीम की तरह। जैसे पहले की ट्रेन होती थी स्ट्रीम की तरह, उसी की तरह ये मशीनें भी स्ट्रीम से चलती थी। अब इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता था, वो चीज हम लोगों को समझना है। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 अंकों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जाता है। दशमलव के 20 अंक का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को दशमलव के 20 अंकों तक ले जाना, जिससे उसमें एक्यूरेट रिजल्ट समझ में आए। ठीक, जैसे कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे हमने लिखा 5.1, तो ये दशमलव के 1 अंक तक है। उसी तरह ये 20 अंकों तक इसका कैलकुलेशन होता था, जिससे और शुद्धतापूर्ण रिजल्ट आते थे। इसका उपयोग डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था। तो अब इतना ये सब क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं कि डिफरेंस इंजन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स बैबेज। डिफरेंस इंजन कब बनाया गया? 1822 से। ये सारी चीजें आपको मेन ध्यान देनी है। अगला जो उपकरण है वो है एनालिटिकल इंजन। इसको भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया 1833 ईस्वी। अब यह आज के समय में जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, उसका एक प्रतिबिंब माना जाता है। यानी इसी एनालिटिकल इंजन के आधार पर इसको बनाया गया। लेकिन ये जो एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया, ये पूरी तरह से इंजन कंप्लीट नहीं हुआ था। सिर्फ इंजन के कॉन्सेप्ट डिजाइन हुए थे कि इंजन में ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये इंजन ऐसे इस तरह से फंक्शन करेगा। उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कि कोई मशीन बना के नहीं तैयार की गई।
ठीक। तो चार्ल्स बेबेज के ही कॉन्सेप्ट पर ये मॉडर्न कंप्यूटर हमारे वर्क करते हैं। ठीक। तो ये एनालिटिकल इंजन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। कब बनाया? 1833 बनाया। इस मशीन के बारे में समझ लीजिए, इस मशीन में क्या क्या पार्ट होते थे। सबसे पहले इसमें होता था इनपुट इकाई, यानी इनपुट यूनिट। सेकेंड स्टोरेज यूनिट, स्टोर। मिल, मिल का मतलब होता है प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी। कंट्रोल, कंट्रोलिंग यूनिट है। और आउटपुट यूनिट। इतनी सारी चीजें उसमें होती थी। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता था। यह एक मैकेनिकल मशीन थी। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता, इसलिए बोला जाता था कि कंप्यूटर को जो शुरू में वैज्ञानिकों ने बनाया ना, तो उनका मेन उद्देश्य यही था। वो बार बार इसी चीज को टारगेट कर रहे थे कि एक ऐसी मशीन बनाया जाए जिससे बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो, बहुत फास्ट वर्क, जो बहुत तेजी के साथ और बहुत आसानी के साथ वर्क कर सके। लेकिन आज के समय में देखिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नहीं किया जाता है, बहुत सारे उपकरणों के लिए किया जाता है। तो इसके बाद अब अगली चीज हम लोगों को समझनी है। अगला उपकरण है हम लोगों की टैबलेटिंग मशीन। तो टैबलेटिंग मशीन किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया? हार्मन होलेरिथ, ये वैज्ञानिक का नाम है, हार्मन होलेरिथ। कब बनाया गया? 1880 ईस्वी में बनाया गया। इससे इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। सन 1896 में हारेलिथ ने टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम रखा गया। यानी आईबीएम बहुत ही पुरानी कंप्यूटर की बनाने वाली मशीन है। अब तो ये नहीं आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी आईबीएम कंप्यूटर्स बनाती है, लेकिन वो छोटे कंप्यूटर्स को नहीं बनाती, वो बड़े बड़े सर्वर्स को बनाती हैं। लाइनेक्स के सर्वर हो गए या विंडोज बेस्ड सर्वर हो गए, बड़े बड़े सर्वर को बनाती है। तो कंप्यूटर को बनाने वाली सबसे पहली जो कंपनी जो थी वो आईबीएम ही थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आजकल आप लोग देखते होंगे मार्केट में आप लोगों को एचपी के कंप्यूटर मिलते हैं, एसर के मिलते हैं, डेल के मिलते हैं, पहले एचसीएल के भी कंप्यूटर्स आते थे। बट लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर बनाने की जो शुरुआत की थी वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने किया था। इसको आईबीएम कहा जाता था, और आईबीएम के उपकरण बहुत ही सॉलिड माने जाते थे, बहुत ही बेहतर माने जाते थे। लेकिन बाद में कंपनी ने अपना चेंज किया, जब देखा कि डेस्कटॉप की मार्केट बहुत सारा कंपटीशन है। इस कंपनी ने, आईबीएम ने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनों को बनाना शुरू किया, बड़े बड़े सर्वर्स बनाने शुरू हुए। आजकल आईबीएम के सर्वर बहुत ही कॉस्टली आते हैं और बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। तो ये वही मशीन है। इस कंपनी का नाम पहले जो है टैबलेटिंग मशीन होता था, टैबलेटिंग मशीन कंपनी। बाद में इसका नाम बदलकर आईबीएम रखा गया, जिसका आईबीएम का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो आईबीएम का पूरा नाम यहाँ पर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ही आईबीएम मशीन कहलाती है। और 1924 में इसका नाम बदल दिया गया। 1896 में इसे टैबलेटिंग मशीन के नाम जाना जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के इसको जो है आईबीएम नाम दिया गया। इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। 1890 में जब जनगणना हुई थी भारत की, तो वहां पर इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था जनगणना को करने के लिए। नेक्स्ट अगला जो उपकरण है वो हम लोगों का मार्क वन है। मार्क वन को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन। तो मार्क वन का आविष्कारक हार्वर्ड आइकन हो गए। कब बनाया गया? 1930 ईस्वी में। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी थे और कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट थे, इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यह पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र था। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटिक। पहले जो कैलकुलेशन का मंत्र यंत्र बनाया गया जो है 1880 ईस्वी में, यह मैनुअल चलता था, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक बनाया गया जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे।
डाटा मैनुअल रूप से इंटर इसमें किया जाता था। मैनुअल मतलब कि ऑटोमेटिक डाटा इसमें इनपुट नहीं होता था, जैसे इस तरह हम लोग कीबोर्ड में डाटा इनपुट करते हैं, वो टेक्निक वहां पर भी इस्तेमाल होती थी। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया था, ये एक अच्छी इन्वेंशन थी उस समय में। मैग्नेटिक ड्रम डाटा स्टोरेज के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम का ही इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर आपको संचयन, संचयन का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा का स्टोरेज। इसका प्रयोग गणनाओं में किया जाता था, जो भी कैलकुलेशंस होते थे उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। मार्क 1 को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम हार्वर्ड आइकन। कब बनाया गया? 1930 में बनाया गया, और इस उपकरण का नाम था मार्क फर्स्ट। इसके बाद मार्क सेकंड भी है, मार्क थर्ड भी है। तो अब हम लोग जाते हैं अगले उस पर। तो अगले टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, फिर उन क्वेश्चंस के आधार पर जो उन लोगों का सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को देखा जाए। अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आया क्या इन लोगों का? आज क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? नेक्स्ट अगली जो मशीन हम लोगों की है मार्क 1 के बाद, वो है एनियाक मशीन। एनियाक का फुल फॉर्म सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर से सुनिए, एनियाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये चीज मैंने मार्क कर दी है जिससे आपको समझ में आ जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जेपी एकर्ट और जॉन मैचली। ये दो वैज्ञानिक मिलकर इस आविष्कार को बनाए थे, इस उपकरण को बनाए थे। कब बनाया गया? 1946 से। यह 20 ऑटोमेटर्स का एक संयोजन, एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन। ठीक, इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वैक्यूम ट्यूब, जैसे आप लोग पुराने समय में टीवी देखिए तो एक उसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, जिसका कुछ आकार इस तरीके से होता था। ठीक, तो यह एक प्रकार का वैक्यूम ट्यूब था। यहां से जो है उसका फोकस आता था। ये टीवी थी आपकी इस तरीके से कुछ, तो यहां पर जो इसके भीतर ये जो ट्यूब लगाए जाते थे, ये हमारी वैक्यूम ट्यूब होती थी। जो कंप्यूटर के पुराने मॉनिटर हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनियाक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे जेपी एकर्ट एंड जॉन मैचली ने मिलकर बनाया 1946 ईस्वी में, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, और यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको यही बताना होगा, एनियाक। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया। बाद में इसका प्रयोग आईबीएम ने अपने खुद रिसर्च एसोसिएशन के लिए किया था। अगला उपकरण जो हम लोगों का है वो है एडसैक। एडसैक का पूरा नाम क्या है? एडसैक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे मॉरिस बिल्कस ने बनाया 1949 ईस्वी में। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल उपकरण था। यानी इसके पहले भी तो डिजिटल उपकरण बनाया गया, एनियाक में भी तो डिजिटल उपकरण था, लेकिन उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, वह संग्रह नहीं कर पाता था। वह जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सिर्फ उतनी चीज आपके सामने होती थी, उसमें कोई स्टोरेज नहीं लगाया गया। लेकिन उसी मशीन को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया मॉरिस बिल्कस ने, और एडिसैक को बनाया 1949 ईस्वी में। यह वर्गों के पहाड़ों को भी गणना कर सकता है। यानी अगर 2 है, 2 का वर्ग क्या हो गया? 4, उसका पहाड़ अगर निकालना है तो वहां पर भी काफी इफेक्टिव मशीन था। यह मरकरी डिले लाइंस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता था। अब इसमें दो उपकरण लगाए गए, एक मरकरी डिले लाइंस, इसका जो है मेमोरी बनाया गया, और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके लॉजिक्स बनाया गया। 1950 में एमबी बिल्कस और व्हीलर ने जीन आवृत्तियों
यानी ग्रेन फ्रीक्वेंसी से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए इट्सैक का इस्तेमाल किया। इट्सैक का इस्तेमाल यहां पर हुआ, कहां पर हुआ? ग्रेन फ्रीक्वेंसीज 1950 में एमबी विल्कस और वेकर ने जीन फ्रीक्वेंसीज में से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया। 1951 में मिलर और व्हीलर ने 79 अंकों के प्राइम नंबर को खोजने के लिए इट्सैक का इस्तेमाल किया। यानी 79 अंकों का अगर कोई प्राइम नंबर उसको खोजना था तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। इस मशीन का नाम था इट्सैक। इट्सैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कब बनाया गया? 1949 में बनाया गया, मॉरिस बिल्कस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और यह पहला संग्रहित डिजिटल उपकरण था जिसमें डिजिटल तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें स्टोरेज की भी कैपेसिटी थी। अगला उपकरण हम लोगों का है इडवैक। इडवैक का मतलब क्या है? इडवैक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे बोलते हैं इडवैक। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन वान न्यूमैन। 1950 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था। अब आप सोच सकते हैं कि 30 टन कितना वजन हुआ, और 150 फीट चौड़ा भी था। सोचिए कितनी बड़ी मशीनें थी इडवैक। यह गणना करने का काम करता था, यह भी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूनिवैक, अगला उपकरण हम लोगों का बनाया क्या? यूनिवैक। यूनिवैक में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मैचुली ने मिलकर इडवैक को बनाया, यूनिवैक को बनाया। और ये 1951 ईस्वी में बनाया गया। इसमें क्या फीचर्स थे? इसमें इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को अति शीघ्र हल कर लेता था। समान उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डाटा को संसाधित करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया। अभी तक के जितने भी कंप्यूटर बनाए गए कोई कमर्शियल यूज के लिए नहीं होता, सब हमारे पर्सनल यूज के लिए होते थे। लेकिन ये पहला जो यूनिवैक कंप्यूटर बनाया गया जो इसका इस्तेमाल कमर्शियल किया गया। कमर्शियल का मतलब वाणिज्यिक, ठीक है, तो ये वाणिज्यिक हो गया अपना। दूसरी चीज, यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो यूएनआईवी का मतलब यूनिवर्सल हो गया। ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मैचुली। ये दोनों मिलकर बनाए थे 1951 ईस्वी। तो ये था आपके कंप्यूटर का इतिहास कि कंप्यूटर में पहले कौन सा उपकरण बनाया गया, फिर उसके बाद कौन सा बनाया गया, उसके बाद कौन सा उपकरण बनाया गया। अब आगे का टॉपिक हम लोग का है कंप्यूटर की पीढ़ियां, कि कंप्यूटर के कुछ जनरेशन बनाए गए, पीढ़ियां, और पीढ़ियों से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक समरी आपको बना के दी गई। वैसे आप पीढ़ियों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे पेजेस में आ जाएंगे, समरी आप लोगों के पास उपलब्ध भी है। तो अब आप इस कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानें कि कंप्यूटर की पीढ़ियों में कौन कौन सी पीढ़ी है, उसमें क्या क्या उपकरण बनाया गया है, वो चीज। तब तक एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आए हैं। तो एक बार हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर में कौन कौन सी पीढ़ियां हैं। देखिए, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हुआ और उनके आकार प्रकार में भी बहुत परिवर्तन हुआ। आधुनिक कंप्यूटर के विकास का इतिहास और तकनीक विकास के अनुसार
कई भागों में बांटा जाता है जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब सबसे पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कब से आई? प्रथम पीढ़ी का जो वर्ष था वो 1940 से 1956 के बीच में था। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई? 1940 से। कब समाप्त हुई? 1956 में। प्रथम पीढ़ी का सबसे मुख्य उपकरण कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी स्पीड जो थी 333 माइक्रो सेकंड की थी और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस समय विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस समय की जो टेक्निक थी वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित थी। इसमें भाषा कौन सी इस्तेमाल होती थी? इसमें मशीन भाषा इस्तेमाल होती थी। मशीन भाषा का मतलब 0 और 1। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती थी, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती थी और इसमें मंद गति से इनपुट आउटपुट होता था। बहुत ही धीमे धीमे इनपुट भी होता था, आउटपुट भी धीमे होता था। मुख्यतः वैज्ञानिक बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इनवैक, इसी सीरीज का एग्जाम्पल था इनवैक और यूनिवैक और मार्क फर्स्ट। अभी तीनों के उपकरण के बारे में लोगों ने पढ़ा। इनवैक का था, यूनिवैक का था, मार्क फर्स्ट क्या है। ये तीनों इसी पीढ़ी के थे, इसी जनरेशन के थे। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक चला। इसका मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब था। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी गति जो होती है वो 333 माइक्रोसेकंड की होती थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया और यह मशीन भाषा पर आधारित था। इसमें सीमित भंडारण क्षमता थी, बहुत कम स्टोरेज हो सकता था। धीरे धीरे ये इनपुट लेता था, धीरे धीरे आउटपुट करता था। इसके एग्जाम्पल हैं इनैक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट आदि। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस टॉपिक पर? क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं कि सबसे पहले ये पूछा जा सकता है इनैक किस जनरेशन का है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन का। यूनिवैक भी किस जनरेशन का है? फर्स्ट का है। मार्क 1 फर्स्ट जनरेशन का है। अब फर्स्ट जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब था। इसमें स्टोरेज के लिए कौन से उपकरण इस्तेमाल किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। इसकी स्पीड कैसी थी? 333 माइक्रोसेकंड की थी। ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। इसमें अब ये भी पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किस भाषा का इस्तेमाल किया गया? तो मशीन भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और इस लैंग्वेज में सिर्फ दो टर्म होते हैं, 0 और 1। सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एक समरी के द्वारा हम लोग आसानी से सीख लिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या उपकरण थे और उनका क्या क्या इस्तेमाल था। अब हम लोग को जानना है कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन से उपकरण आ गए और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, इन्हें समझना है। तो सेकंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी ये स्टार्ट हुई हमारा 1956 से लेके 1963 तक। इसका सबसे मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछा जाता है सेकंड जनरेशन में का मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो आपको समझना है कि ट्रांजिस्टर था। इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यह 10 माइक्रोसेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करता था और इसमें मल्टी बैग, रिमेनिंग और टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा, ये सारे टर्म आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। टाइम शेयरिंग, मल्टी बैग, रिमेनिंग का भी इसमें ऑप्शन था। ये सारी टर्म आपको वहां पर समझ आ जाएंगी। टाइम शेयरिंग क्या होता है, मल्टी बैग क्या है, रिमेनिंग क्या है। नेक्स्ट चीज, इसमें असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। असेंबली भाषा क्या होता था? बाइनरी लैंग्वेज बहुत टिपिकल होता था, उसको सरल बनाने के लिए असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया। असेंबली भाषा में किसी भी शब्दों को उसके कोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। जैसे किसी काम को स्टार्ट करना है तो वहां पे लिख दिया गया स्टार्ट, रोकना है तो स्टॉप, STOP स्टॉप। इस तरह की जो भाषा बनाई गई वो मशीनी असेंबली भाषा थी। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ किया गया। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल करने से इसका आकार और ताप में काफी कमी आ गई। आकार भी छोटा हो गया, इसका टेम्परेचर भी काफी कम था। तीव्र और विश्वसनीय होते गए, पहले से थोड़े से तीव्र हो गए और विश्वसनीय भी हुए। व्यापक व्यावसायिक प्रयोग इनका किया जाने लगा, यानी इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता था। इंजीनियरिंग डिजाइन, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब
क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? सेकेंड जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? तो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर है। सेकेंड जनरेशन का टाइमिंग क्या है? तो आप बताएंगे 1956 से 1963 तक है। इसकी स्पीड क्या है? 10 माइक्रोसेकंड की स्पीड है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इसमें भाषा कौन सा इस्तेमाल किया गया? असेंबली भाषा एंड उच्च स्तरीय भाषा, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसलिए जो हिस्ट्री और जनरेशन से इससे क्वेश्चन श्योर हैं कि आने ही आने हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आने ही आने। अब तीसरा जनरेशन कब स्टार्ट हुआ? तीसरे जनरेशन का जो कार्यकाल है वह जो माना जाता है 1964 से 1971 तक। और इस जनरेशन का जो सबसे मेन उपकरण है वह है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं आईसी। आईसी का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसकी स्पीड 100 नैनो सेकंड थी। वास्तविक समय और टाइम शेयरिंग इन समय का मेन विशेषता था। और इसमें लैंग्वेज जो है फोटान और कोबाल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था इनके कंप्यूटर को बनाने के लिए। और इसके बारे में समझिए, इसमें चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में इस्तेमाल होता था। रिमोट प्रोसेसिंग का भी काम इससे हो सकता था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर भी उस समय उपलब्ध थे। और इसका इस्तेमाल कहां पर होता था? इसका इस्तेमाल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, इन सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके उपकरण कौन कौन से थे? आईबीएम सिस्टम 360, एनसीआर 365 और बी 6500 इसके मेन कंपोनेंट थे। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं उस चीज को ध्यान से समझें। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यह आ सकता है कि आईबीएम सिस्टम 360 किस पीढ़ी का है? आंसर होगा थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। एनसीआर 395 किस पीढ़ी का है? सेम थर्ड जनरेशन। 6500 किस सीरीज का है? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन स्टार्ट कब हुआ? 1964 में। खत्म कब हुआ? 1971 में। इसका मुख्य कंपोनेंट क्या था? आईसी था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती थी? 10 नैनो सेकंड्स की होती थी। इसके मेन फीचर्स क्या थे? इसमें मेन फीचर्स था रियल टाइम शेयरिंग का था। इसमें भाषा कौन सी इस्तेमाल की गई? फोर्ट्रान और कोबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। अब यहां पर दो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, फोर्ट्रान और दूसरा कोबोल लैंग्वेज। नेक्स्ट, अगला हम लोगों को जो जनरेशन है वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रारंभ हुआ वर्तमान तक। बड़े पैमाने पर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर्स लगाए गए। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर का छोटा रूप। अभी तक इसमें प्रोसेसर लगे होते थे, लेकिन अब प्रोसेसर की साइज को छोटा कर दिया गया, उसकी साइज को रिड्यूस कर दिया गया, जिससे उनको माइक्रो प्रोसेसर में कहा जाने लगा। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जैसे पदार्थ जो है तीन रूपों में होते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक, उनका इस्तेमाल करके मेमोरी बनाई गई। और इसमें विंचेस्टर डिस्क का इस्तेमाल किया गया। जैसे आज के समय हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता है ना, वैसे विंचेस्टर डिस्क होता था। और इनकी स्पीड जो होती थी वो 300 नैनो सेकंड की होती थी। इनकी विशेषता क्या थी? इसमें टाइमिंग शेयरिंग का फीचर था और इसमें नेटवर्क की भी उपलब्धता थी। टाइम शेयरिंग तो पहले वाले भी थी, थर्ड जनरेशन में भी था, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया? इसमें नेटवर्किंग भी हो सकती थी, यानी इसको इंटरनेट से कनेक्ट भी किया जा सकता था। और इसमें इस्तेमाल किया गया फोर्ट्रान लैंग्वेज, फोर्ट्रान 77, पास्कल का इस्तेमाल किया गया, एडीए का इस्तेमाल किया गया और कोबोल 74 का इस्तेमाल किया गया। इस जनरेशन में क्या हुआ? मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता हुई, ताकि जो उसके यूजर्स थे उनको एक जो है सेलर के माध्यम से बांधा जा सके। अब इसको कमर्शियल बनाने की कोशिश की गई। अब तक जो इस्तेमाल होता था वो बिजनेस इन्वेंशन के लिए होता था, अब उसको कॉमर्स से भी लाकर जोड़ दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की भी सुविधा मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब ईएफटी,
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको आजकल नेफ्ट बोला जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। व्यवसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया, यानी कमर्शियल भी था और पर्सनल भी था। इसका एग्जांपल आईबीएम का पीसी होते थे, पीसी एक्सटी होते थे, एप्पल का सेकंड जनरेशन था, इंटेल के 404 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। यही सब इनके मेन विशेषताएं थी। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस आपका बन सकता है कि पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम, सबसे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, तो आप बताएंगे इंटेल 4004 ही माइक्रो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था। पहली चीज, ये 4th जनरेशन में बनाया गया, जिसका कार्यकाल 1971 से प्रारंभ हुआ। अब जो 5वां जनरेशन जो करंट में चल रहा है उसके बारे में समझिए। पंचम, वर्तमान से आगे तक, ये वो जनरेशन है जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है कि फ्यूचर में ऐसे भी कंप्यूटर हम लोगों के पॉसिबल हैं, जिस पर जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है, वो हमारा 5th जनरेशन है, वर्तमान से आगे तक। इसमें सबसे पहले पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट आई, यानी अब आईसी का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। आप देखेंगे पहले पहले आपको बड़े बड़े उपकरण आते थे, अब वो उपकरण छोटे होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी छोटे होने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उनकी काम करने की क्षमता बढ़ रही है और एफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन उनकी साइज घटती जा रही है। सिर्फ इसलिए ये पहले जो बड़े बड़े कंपोनेंट होते थे, अब उनको एक छोटा कंपोनेंट बनाया गया और उनको एक सिंगल आईसी में रख दिया, यानी लाखों कंपोनेंट को एक छोटा सा के अंतर्गत रख दिया गया और वो बोला जाता था आईसी। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल कहां पर होता था? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसका मेन जो पर्पज है डिजाइन करने का, वो पर्पज है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया, इमेज रिकॉग्निशन की सुविधा, ये सारी चीज यहाँ पर अभी डेवलपमेंट फेज में है। तो ये हो गया हम लोगों की कंप्यूटर की हिस्ट्री और जाने। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज जो आप जाने, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी भी है, वो क्या है? पहला पॉइंट, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं वो कंप्यूटर के जनक हैं। दूसरी चीज, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 666 एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कौन सा है, तो 2 दिसंबर जो है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, मॉडर्न कंप्यूटर, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज। ऐसा पूछा गया मॉडर्न कंप्यूटर जनक कौन है, एलन ट्यूरिंग। पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। कंप्यूटर की जो बनावट थी उसको जो है जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में बनाया गया। और सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर है जिसको भारत में ही निर्मित किया गया, यानी सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी सिद्धार्थ, यानी फर्स्ट पीसी जिसको भारत में बनाया गया वो हमारा सिद्धार्थ। इडसैक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम स्टोर कर सकता था। पैकमान नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो उम्मीद है आप लोगों की आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। अब क्लास समाप्त करने से पहले एक बार हम लोग क्वेश्चंस देख लें कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के माइंड में। उन क्वेश्चंस का जवाब देकर क्लास को समाप्त कर दिया जाए। रितेश उपाध्याय का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटर क्या होता है सर? इंटीग्रेटर, देखिए इंटीग्रेटर एक ऐसी मशीन है, इंटीग्रेटर एक ऐसी मशीन है, इसको कौन सा एग्जांपल देके हम आप लोगों को समझाए हैं? एक मिनट, कुछ दिमाग में आया।
आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा मैथ में। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता था, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे? इंटीग्रेशन का मतलब है अगर वास्तव में समझा जाए तो इंटीग्रेटर एक कैलकुलेशन मशीन है जो लघुगणक के साथ इस्तेमाल की जाती थी। लघुगणक निकालने के लिए, लॉगरिथम निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वो इंटीग्रेटर मशीन थी। साथ में जो कंप्यूटर में इंटीग्रेटर, इस समय मॉडर्न में इंटीग्रेटर इस्तेमाल होते हैं, वह अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़े डिवाइस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इंटीग्रेटर का मतलब ये होता है, इंटीग्रेटर शब्द का मतलब होता है संयोजन, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बनाना। इस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम को जोड़कर अगर बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है, मतलब उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, और उस उपकरण को बोला जाता था इंटीग्रेटर उपकरण। और कोई क्वेश्चन आज की डेट में आप लोगों के लिए आए नहीं है? हाँ, इंटीग्रेटर का मतलब होता है अवकलन। गौतम यादव ने बताया अवकलन, हाँ यही चीज हमको बोल रही थी। इंटीग्रेटर का मतलब अवकलन। तो ये था आज की क्लास में कंप्यूटर का हिस्ट्री और जनरेशन। ये टोटल थियरी का बेस्ड का लेसन था, और यहाँ पर आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ट्रिपल सी के एग्जाम में। अब कल क्या पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों के नोट्स में पहले से है, आप देख लें। कंप्यूटर का वर्गीकरण ये तो पढ़ाया जा चुका है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लें, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको पूछें। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम पहले पढ़ा चुके हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है। इसमें जो डाउट्स आ रहे हैं उनको आप डिस्कस करें, पूछें। और कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मैंने शुरू में बताया था कि सुरक्षा में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वाणिज्य में कहाँ पे हो रहा है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, ये भी चीज आपको बताई जा चुकी है। ये उसके एप्लीकेशंस का एक डायग्राम है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में समझ लीजिए। ई कॉमर्स ने इंटरनेट की एक उपयोगिता बढ़ा दी। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब व्यापार। अगर व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए तो ई कॉमर्स हो गया। जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सब कंपनियां ई कॉमर्स पैटर्न पे काम करती हैं। इन्हें भी जाने। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। ये भी है, ऐसा पॉसिबल है। एक छोटा माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में होता है। सर्वप्रथम पंच कंप्यूटर का प्रयोग जोसेफ मैरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको ऐसे बोलते हैं, अर्धचालक यानी जर्मेनियम व सिलिकॉन के बने होते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम का ब्लू जीन है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है हमारा है वो आईबीएम के द्वारा बनाया गया ब्लू जीन है। आईबीएम का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर इका है, यानी भारत का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? इका। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आईसी बोला जाता है। ये सारी चीज आपके नोट्स में है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आप लोगों को बताया गया है। इनपुट यूनिट क्या है, इसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। ये सब चीज तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, स्टोरेज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसलिए इसको हम अभी रिपीट नहीं करें। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो नोट से एक बार उसको पढ़ें, उसके बाद अगर कुछ डाउट्स आ रहा है तो नोट का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें, और उसको हम जो है कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। मेमोरी आपको पढ़ाई गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रोम क्या है, ये सारी चीजें अभी क्लास में हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद रीड ओनली मेमोरी को भी पढ़ाया गया है। ये सारे टॉपिक अभी तक कवर हो चुके हैं। ये सब चीजें अभी आप लोगों को बतानी है। यहाँ पर एक टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल, पेज नंबर पर। ये हमारा पेज नंबर 13 पर है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये आप लोगों को पढ़ना है अपने नोट से। तो एक टॉपिक हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल का, जो आपको नोट से पढ़ना है। पढ़ने तो सारे टॉपिक हैं, कल की क्लास में इंस्ट्रक्शन साइकिल बताया जाएगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ साथ और क्या देखा जाएगा? इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ मदरबोर्ड
के बारे में बताया जाएगा, बसेज क्या होते हैं इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पेज नंबर, हम मोटे मोटा आपको बता दे रहे हैं, पेज नंबर 12 से स्टार्ट किया जाएगा कल का टॉपिक। तो आज पेज नंबर 1 से लेके 12 तक आप लोगों को घर पर रिवीजन करना है, पढ़ना है। नोट सबके साथ शेयर कर दिया गया, किसी को नहीं मिला है, नहीं डाउनलोड हो रहा, नहीं खुल रहा है, तो आप ग्रुप में पूछें, उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। पेज नंबर 1 से लेके 12 तक आपको घर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो डाउट्स आ रहे हैं 1 से लेके 12 तक के पेजेज में, जो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं उनको पुटअप करिए, उनको रखिए, ठीक। और कल 12 नंबर पेज से आप लोगों को आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मशीन साइकिल क्या है, बफर क्या है, ये सारी चीजें कल आपकी पढ़ाई जाएंगी। बस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें। तो पेज नंबर 12, 13 कल घर से पढ़िए। उसके बाद कीबोर्ड माउस तो पढ़ाया गया है, बाकी का टॉपिक आपको कल आगे बताया जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि 1 से 12 तक का रिवीजन करना है, 12 और 13 को पढ़ना है, 12 और 13 कल आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपको ये लग रहा है कि कोई पेज नहीं पढ़ाया गया है, छूट गया है, तो आप उसको भेजें। अगर वो टॉपिक पहले से पढ़ाया गया है तो उसका वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसको देख लेंगे, वहां से समझ में आ जाएंगी। नहीं पढ़ाया गया है तो उसको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी शेयर करें। कोशिश करें कि लॉकडाउन का समय बर्बाद ना जाए, थोड़ी थोड़ी उसमें पढ़ाई करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो अब इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट डे कल पुनः क्लास आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षा के नियमों का ध्यान दें और ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। थैंक यू वेरी मच।